नमस्कार। आज मैं बुलंदशहर में हूँ और मेरी जो इन-लॉज यहाँ रहते हैं उनके घर में सीलन और दीमक है। तो मैं ढूंढते हुए मैं इसके ट्रीटमेंट के लिए और जिसका कैसे इससे बचा जाए इसके लिए जब लोगों से पूछ के यहाँ अंसारी रोड पे पहुँचा तो अंसारी रोड में एक मेडिकल वाली गली है, तो वहाँ ऋषि इंटरप्राइजेज़ के श्री ऋषि अग्रवाल जी से मेरी बात हुई, जिनको इस लाइन में 17 साल का अनुभव है। और हम जब मकान बनवाते हैं तो 50 लाख रुपया या अपनी हैसियत के अनुसार करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन देखा गया है कि हम बहुत सी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। उसमें एक जो सीलन है, सीपेज है, वो ट्रीटमेंट है, और दूसरा जो दीमक है उसका ट्रीटमेंट भी हमें लेना चाहिए। अब हम अग्रवाल जी का जो अनुभव है उसके अनुसार उनसे बात करके एक वीडियो इसलिए बनाने वाले हैं कि आमजन इसको जान सकें। अग्रवाल जी, आप जो मेरी आपसे इतनी देर से बात हो रही है तो मुझे लगा कि आप अनुभवी आदमी हैं और आपके अनुभव को मुझे लोगों में पहुंचाना चाहिए जिससे लोगों को पता हो सके। तो आप पूरा जो हम जैसे किसी मकान में सीलन है, जो गलतियां हो गई हैं उनको कैसे सुधारेंगे। पहले आप ये बताइए कि जब हम नया मकान बनाते हैं और बेसमेंट बनाते हैं तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़ा विस्तार से बताइए। धन्यवाद। मैं ऋषि अग्रवाल, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है बताने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम बेसमेंट सबसे पहले बनाने जा रहे हैं तो हमारे को उसके ऊपर पूरे 1 बाय 1 स्क्वायर फीट का पूरा जाल बनेगा जो कि नीचे पूरी सरफेस पे बनेगा, और साथ ही दोनों जो चारों साइड की वॉल्स हैं उनका भी ट्रीटमेंट होगा। और रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी अनुभवी पेस्ट कंट्रोलर हो उससे वो कराएं, अप्रूव्ड हो, ताकि सही मात्रा में दवाई का यूज़ करके उसमें डाली जा सके। इसमें जो यूज़ होती है दवा मुख्य तौर पर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो टाटा की टर्मेक्स जो होती है इमीडा, बिना महक की, साथ ही हम लोग एनवो की प्रीमाइस ये यूज़ करते हैं। इन दोनों दवाइयों का सबसे अच्छा रोल क्या है कि दीमक को पता नहीं लगता कि यहाँ दवाई पड़ी है और पूरी कॉलोनी होम्योपैथिक दवा की तरह डैमेज होती है। इसका जो असर होता है, आप क्या करना है, 2 चीज़ों का ध्यान। एक तो आपने जब 1 स्क्वायर फीट पे पूरे में डाल दिया है, साथ ही अब इसे करने के बाद आप इसमें पाइपलाइन ज़रूर डलवाएं। पाइपलाइन जो अब दीमक की पाइपलाइन डलती है उसमें 2 तरह के पाइप्स होते हैं। एक तो पोर वाले पाइप्स होते हैं जिन्हें हम टर्मी पोर भी कहते हैं पाइप्स को, साथ ही एक ड्रिप पाइप्स होते हैं। 2 तरह के पाइप अवेलेबल हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। उसमें हर फीट की दूरी पर वॉल्व्स लगे रहते हैं जो कि स्लोली दवा रिलीज़ करते हैं, और इनके जंक्शन बॉक्स बाहर बनाए जाते हैं, ताकि मकसद क्या है, कल को हमारे को फ्यूचर में, क्योंकि एक सीमा है केमिकल की यूज़ करने की, हमारे को उस परिसर में दोबारा घुसना ना पड़े, कोई भी प्राइवेसी किसी की खलल में ना आए। उसके लिए हम लोग बाहर से ही दवा उसमें मशीन लगाकर अंदर पंच कर देंगे ताकि दवा का फ्लो पूरे में अंदर फैल जाएगा। बेसमेंट में हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों साइड की जो चारों कॉर्नर्स हैं वॉल्स, उन पर भी क्या कहते हैं, हमें पाइपलाइन की बिछानी चाहिए। अब जब पाइपलाइन की बिछाने के बाद जो अब आती है कि सीलन की बारी, सीलन में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी केमिकल यूज़ हो रहा है उसमें अब आती है केमिकल की बारी। हम क्यों डालें केमिकल क्यों इसलिए डाला जाता है ताकि उसमें स्ट्रेंथ मिल सके। अब क्या हो रहा है, सीमेंट में ऐश की परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से कई बार ये समस्याएं आ रही हैं। हमें क्या करना चाहिए, अब सीमेंट में यदि रेत मिलाया जाता है, अमूमन रेत भी अब 2 तरीके का आता है, एक मैकेनिकल सैंड आता है और एक अमूमन जो हमें अपनी नदी नहर से मिल प्राप्त हो रहा है। यदि वो प्राप्त हो रहा है तो उसमें एक डॉक्टर फिक्सेट का LW आता है, वो मिलाया जाना चाहिए 200 ml 1 बैग के सीमेंट में। इसमें भी मैं बताना चाहूँगा कि जो 1 बैग का जो सीमेंट है उसका जो मसाला बनाया जाएगा, पहले इस 200 ml को पहले पानी में डाला जाना चाहिए, उसके बाद उसमें पलटा जाना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि सीधा हमने उसमें 200 ml मिक्सिंग बेहतर हो जी। इसके अलावा एक URP और आता है, URP 301 यूनिवर्सल रिपेयरिंग प्रोडक्ट, ये 200 ml उसमें डाला जाना चाहिए। वो स्ट्रेंथ ला देता है अंदर और जोड़ को बनाए रखता है। LW का जो रोल है वो कैपिलरीज रिमूव करने का है, साथ ही URP का जो रोल है वो है उसको बांधे रखने का। जब ये दोनों प्रोडक्ट आपके जहाँ सीमेंट वर्ड यूज़ हो रहा हो वहाँ वो लगाएं, तब आप देखेंगे कि इसकी फिनिशिंग बहुत ही बेहतरीन निकल के आएगी और आपके पानी के लिए आप इसको निकलने की संभावना नहीं रहेगी। अब आती है, कई मकान में क्या होगा कि ऊपर DPC बन के तैयार हो रही है,
कई बार क्या हुआ, ये तो आपका बेसमेंट हो गया, अब ऊपर डीपीसी आई, डीपीसी के चारों ओर अब ये बाहर का जो पोर्शन आपका बन के तैयार हुआ है, जब आप बेसमेंट बनाएंगे चारों ओर का पोर्शन भी होगा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उस पर वाटर प्रूफिंग जरूर कराई जानी चाहिए बेसमेंट की, क्योंकि पानी अंदर की तरफ आएगा। तो अब अंदर ऐसा तो है नहीं कि आप बाहर से जब आप रोकेंगे तो बाहर में वाटर प्रूफिंग होनी चाहिए। इसके लिए एक यूआरपी का बॉन्ड कोट प्लस साथ में उस पर या तो पिटविन 2 की या फास्ट फ्लेक्स की कोटिंग बाहर से कराएं, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा फ्यूचर में, और पानी के एंट्रेंस से बचे रहेंगे, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। अब आती है, जब एक तो मकान हो गया जिसमें बेसमेंट बना रहे हैं, दूसरा हो गया कि जिसमें ऊपर अब डीपीसी का लेवल आ गया है, खाली नहीं बना रहे आप बेसमेंट। जब डीपीसी का लेवल आता है तो उसके ऊपर हमेशा प्लिंथ बीम से लेके और डीपीसी तक पूरा दोनों साइड की, उस पर एक डॉक्टर फिक्सेट का बिटू फिक्स आता है, उसकी कोटिंग करनी चाहिए। उसका प्रॉपर रेशो होता है कि जब ये जानकारी होनी चाहिए कि कैसे यूज़ करना है। किसी भी मेटेरियल का दुरुपयोग ना करें, ज़्यादा डालने से ऐसा ना समझें कि ज़्यादा डालने से ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी, उससे ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो कंपनी द्वारा प्राप्त अनुमति है इतनी डोजेस की, वही डालें, यानी जो रेशियो है वो लें। ये नहीं है कि 200 ml मैंने आपसे कहा है LW आप 400 ml डाल लें या 150 डाल लें, या 150 डाल लें, उसकी सारी क्रियाकलापों पे अंतर आ जाएगा। जी। अब जो मैंने ऊपर बताया डीपीसी और प्लिंथ बीम के ऊपर जो सीलन के लिए रोकने के लिए, वो मैंने आपको बताया कि बिटू फिक्स की कोटिंग होती है, उसका भी प्राइमर पहले बनाया जाता है, एक हिस्सा बिटू फिक्स का और आधा हिस्सा पानी मिला के उसका प्राइमर करके, और चारों ओर उसके बाद निट उसके 2 कोट कराए जाते हैं। उससे फ्यूचर में कभी आपने महसूस किया होगा कि स्लाइडली जो स्कार्टिंग के ऊपर सीलन चढ़ती है, पपड़ी जम जाती है या ऊपर उठ जाती है, वो नहीं कभी होने की उस मकान में। ये नए मकान की बहुत जो नए कंस्ट्रक्शन करते हैं प्लिंथ लेवल से, हाँ जी, वहाँ से हमको लेके ये दोनों कोटिंग चारों ओर से हो जानी चाहिए और उसके ऊपर फिर प्लास्टर हो जाना चाहिए। ये फ्यूचर तक के लिए आपको कभी भी स्कार्टिंग पर नहीं जुड़ने देगा। जी। अब आती है बारी, जो भी मैंने आपको बताया कि ऊपर जो मेन क्षेत्र आते हैं हमारे लेंटर, बाथरूम, जो हमारी प्रॉब्लम जिसमें हम पानी का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, या बहुत से लोग ऊपर मकान के बाहर ही गमले लगाने के लिए एक पोर्च बना लेते हैं, उनकी भी हमें प्रॉपरली वाटर प्रूफिंग करवानी चाहिए। वो डिपेंड करता है कि किस केमिकल को आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मुख्य क्षेत्र पे छत, बाथरूम, ममटी जितनी भी निकल रही हैं, या ऊपर कुछ पेड़ पौधे रखने का प्लान है, तो उन सभी जगहों की वाटर प्रूफिंग जरूर करानी चाहिए। यानी आपसे जो मेरी वार्ता और इसका मतलब ये कि हमें नए मकान में जरूर वाटर प्रूफिंग और ये दीमक का प्रोविजन लेके चलना चाहिए। बिल्कुल। अग्रवाल जी, चाहिए बताइए, जैसे हमारी जो टोटल कॉस्ट है मकान की, उसमें इसका कितना % एडिशनल हो जाएगा अगर हम इसको, जैसे देखिए एक अमूमन एक मैं बाथरूम का अंदाजा दे देता हूँ आपको। एक बाथरूम का जो एक्सपेंसेस बैठता है करीब 7,000 रुपये के आसपास बैठता है। यानी जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे 1,000 फुट में जो मटेरियल कॉस्ट आती है वो 9-10 लाख रुपए, मतलब मटेरियल कॉस्ट जो हम विदाउट टाइल्स और ये सब बोल रहे हैं, तो उसमें 2% 3% मुश्किल से, यानी 10 लाख के मकान में 20-25 हज़ार रुपए का। बिल्कुल यानी तो हम अगर केमिकल यदि डाल लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। मतलब 10-20-50 हज़ार रुपए के लिए हमको बचत नहीं करनी चाहिए। आम आदमियों को ये संदेशा है कि नए मकान में अगर आप जा रहे हैं तो दीमक का ट्रीटमेंट और ये सीलन का ट्रीटमेंट, दीमक की जो कॉस्टिंग आती है वो लगभग करीब यदि आप अच्छे पाइपलाइन डलवा रहे हैं और सॉइल का ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो 25 से 30 रुपए के आसपास कॉस्ट आती है पर स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया, ताकि जो जितना भी आपका एरिया है सॉइल भी ट्रीटमेंट होगा और पाइपलाइन का जो पूरा मेथड है वो भी कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा अपने लिए बना सकते हैं फ्यूचर के लिए भी। मतलब ये बहुत फुल प्रूफ सिस्टम बन जाएगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये एक्चुअल सबसे बड़ी फायदा क्या है कि कल को आपको 5 साल बाद आपके घर में छेद नहीं करने पड़ेंगे। और छेद नहीं अभी लोग जाते हैं वो साइड में वॉल में छेद करके ये सब करते हैं, बच जाते हैं हम जब हम पहले ही पाइपलाइन डलवा। अच्छा अग्रवाल जी, जैसे जो हम बेसमेंट बनाते हैं तो उसमें जो दीवार जो आप RCC डालेंगे साथ में, उसके सीलन से बचाने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं? 2 केमिकल मैंने आपको बताए हैं। एक तो एक बैग सीमेंट में जो काला सीमेंट होता है 50 किलो का बैग होता है, उसमें 200 ml LW डाली, ठीक है, वो आप बता चुके हैं। प्लस क्या कहते हैं URP 200। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए जो वॉल रनिंग है लंबी है, तो बीच जो जनरल एक ओपिनियन ये है कि हमें एक बार में ढालना चाहिए। हम अगर 2 बार में ढाल रहे हैं तो वो जॉइंट आ जाता है,
तो वो जो ठेकेदार हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कहते हैं कि साहब ये तो फिर हमें यहाँ से दिक्कत होगी, एक बार में ढलवाइए। उस जॉइंट के लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? यदि आप क्या कहते हैं, आपका ऐसा लग रहा है कि आपका गैप है 3-4 दिन का, जी, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, कि एक आपने स्लैब डाल दी है और 3-4 दिन बाद हमारी दूसरी स्लैब डलेगी, जी, तो उसमें एक डॉक्टर फिक्सेट का इपॉक्सी बॉन्डिंग एजेंट आता है, जिसको आप ब्रश से यदि आप लगा देते उस हैं, एरिया में लगा दें, उस एरिया में लगा देते हैं, हाँ, तो वो दोनों जुड़ जाएंगे और कभी भी। अच्छा। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, कि जब हम अक्सर क्या करते हैं, मकान में एक लेंटर पड़ा हुआ है, उसके बाद 10 दिन बाद हम एक और लेंटर डलवाते हैं, या हम 5-6 साल बाद एक लेंटर डलवाते हैं, या हम जब कभी रिटायर हुए तो हमने आगे का पोर्शन और बनवा लिया। जी, जी। तो उसमें ये एक अकेला प्रोडक्ट ऐसा आता है जो सरिया बांधने के बाद आप इसको कोटिंग जरूर करें, नहीं तो आप देखेंगे अक्सर हम पुराने लोग यूज करते आ रहे हैं, पूरा चीनी वगैरह। फिर हम आपको रोक रहे हैं, अगर हमें कोई मतलब बेसमेंट की साइड वॉल या लेंटर को गैप दे के करना है, तो उस पोर्शन को हम अच्छे से साफ कर लें और इपॉक्सी बॉन्डिंग का अच्छे से पेस्ट कर दें, फिर जोड़ दें, तो वो गारंटीड सील हो जाए। बिल्कुल। तो डॉक्टर ये अग्रवाल जी, ये तो रही नए मकान की। जिन नए पुराने मकानों में दीमक और सीलन आ रही, उन पे कुछ बताइए। देखिए, जो मकान बने हुए हैं उनके लिए क्या होता है, ड्रिलिंग मेथड होता है जिनसे ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें ड्रिलिंग मेथड में क्या होता है कि आपके हर एक फिट की दूरी पर स्कार्टिंग के ऊपर ड्रिल्स होंगे। अब इसमें भी 3 तरह के फर्श मिलते हैं हमें अक्सर, या तो हमारे पास पहले से पत्थर लगा हुआ होगा या मार्बल का फर्श होगा। हमारे पास कई बार ऐसे क्लाइंट आते हैं जिसमें कि नीचे सीमेंटेड ही फर्श है खाली, वहाँ तो हम कर लेते हैं होल्स, लेकिन जो प्रॉपर एक जो तरीका सही है। लेकिन कई बार मकानों में ऑलरेडी पत्थर, बहुत महंगा पत्थर लगा होता है, तो हम उनके स्कार्टिंग के ऊपर हर फिट के ऊपर ड्रिल्स किए जाते हैं। यही हम चौखट के दोनों ओर जॉइंट्स में, चौखट और दीवार के जॉइंट्स में हम लोग छेद करते हैं और उनमें बैरियर्स बनाए जाते हैं। बैरियर बनाने का मकसद ये एक चीज़ होती है कि जब हमने वहाँ दवा छोड़ दी तो दीमक को पता नहीं लगती कि दीमक वहाँ दवा पड़ी हुई है, और ये उस दवा के संपर्क में आने के बाद एक दूसरे को खा के मरते हैं। अब बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो कि बहुत फ्रूटफुल हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे एनवायरनमेंट फ्री है, क्योंकि हमारे को पर्यावरण में ये भी देखना है कि हम कोई भी दवा यूज़ ऐसी करें जिससे हमारे पर्यावरण को खराबी ना हो। यही कारण है कि सरकार ने क्लोरोपायरोफॉस भी बैन कर रखी है। जी, वो इसीलिए बैन है, हम हमेशा ध्यान रखें। यानी जो मेरी आपसे भी वार्ता हुई, उससे ये तो स्पष्ट हो गया कि नए में हम ट्रीटमेंट से शुरू करें और पुराने का भी सफल ट्रीटमेंट संभव है। तो ये मुझे ऋषभ अग्रवाल जी से बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिली, और ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं। इनकी दुकान जो है यहाँ पे अंसारी रोड में मेडिकल लाइन में है, और मुझे लगता है इससे लोग लाभान्वित होंगे। इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है। धन्यवाद।